हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जिस गाड़ी का ओनरशिप हम रिव्यू लेके आए हैं वो हमने पर्सनली रिकमेंड की है, कारवाई 360 ने रिकमेंड की है। एंड जानते हैं कि इन 1-1.5 महीने में जो कस्टमर है वो होंडा एलिवेट को लेके कितने खुश हैं। होंडा एलिवेट इज लेटेस्ट इन द कंपटीशन और ये 9वीं एंट्री है इस सेगमेंट में, यानी कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में। मेरे साथ में आज आशीष। आशीष, हाउ आर यू डूइंग? डूइंग गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आशीष को हमने मेरे ख्याल में दिवाली के सीजन के आसपास, दिवाली से पहले इनफैक्ट जो है वो ये रिकमेंड की थी होंडा एलिवेट। इनकी चॉइस जो है वो 13 लाख 14 लाख के आसपास थी। एंड जितनी भी बाकी क्रॉस कंपटीशन वाली गाड़ियां थी वो एक्चुअली फीचर रिच नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका जनरली या तो बेस या बेस से ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आ रहा था जो फीचर रिच नहीं था। आशीष, कौन सा वेरिएंट है ये और कितनी कॉस्ट आपको पड़ी यहाँ पे? इसकी जो कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो 14,07,000 ऑन रोड। ये जो मॉडल है ये बेस से ऊपर वाला है, वी मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी गाड़ी मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ, रिकमेंडेशन, मैं गया था रिकमेंडेशन पे। सबसे पहली बात तो थैंक यू विवेक, मैंने आपकी रिकमेंडेशन से ये गाड़ी ली और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ होंडा एलिवेट से, और वो भी बेस से ऊपर वाला मॉडल। जस्ट बिकॉज कि विवेक के पर्सनल लिंक्स थे मेरे को। यूजुअली जो इसका प्राइस है वो आई गेस 14,50,000 के आसपास है। थैंक्स टू विवेक जो मेरे को ये 14 के अंदर पड़ी है और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से और इवन इस मॉडल से भी। बेस से ऊपर में एलिवेट ने सब कुछ दिया है जो कि एक फैमिली कार टाइप जिसको चाहिए होता है, सिटी ड्रिवन या फिर ऑफिस वाले बंदे को जो भी चीज़ चाहिए होती है वो इस गाड़ी के अंदर सब कुछ है। गैस, क्योंकि आशीष का बजट जो है वो 13 लाख के आसपास था, वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर और कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स थे जो आप देख रहे थे और जो इस बजट में आप आ रहे थे, मुझे उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैंने देखा था स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन और सेल्टॉस भी मैंने देखा था। बट ऐसा होता है कि कोई अगर हर एक इंडिविजुअल का अलग पर्सपेक्टिव होता है गाड़ी लेने से पहले। जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरे को एक फैमिली कार चाहिए थी जो मैं डेली पर्पस पे ड्राइव कर पाऊँ या मेरी वाइफ ड्राइव कर पाए और डेली कम्यूट कर पाए ऑफिस से घर तक और वो सिटी में आराम से चला पाए, कोई दिक्कत नहीं आए। तो मेरे को इन शॉर्ट कंफर्ट, सेफ्टी पर्पस से गाड़ी चाहिए थी। होंडा की गाड़ी के बारे में मेरे को इतना आइडिया था कि होंडा की गाड़ी यूजुअली स्पेस, कंफर्ट और रिलायबल होती है। एलिवेट के बारे में मैंने पढ़ा था, ऑनलाइन प्रेजेंस भी देखी थी, तो मेरे को जो मेरी सेटिस्फैक्शन थी वो मैच कर रही थी इस पे। ये मेन रीजन था मेरा एलिवेट लेने का और एलिवेट लेने के बाद मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इससे। हाँ, एक दो ड्रॉबैक्स हर एक गाड़ी में होते हैं विच इज अंडरस्टूड, बट मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी फुली सेटिस्फाइड है ये गाड़ी के। करेक्ट। अब देखो यार, होंडा एलिवेट जो है वो जो जिस प्राइस रेंज में आ रही है वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है। इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको थोड़ी क्वालिटी इश्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिनमें से सिट्रो C3 एयरक्रॉस इज वन सच प्रोडक्ट। वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जिसमें इसका मिड वेरिएंट आ रहा है उतने में उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आ जाता है। तो ये देखो, पहले तो इसके लुक्स अगर आप देखोगे यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो डुअल बैरल हेडलैम्प्स हैं जो कि प्रोजेक्टेड है, एलईडीज दिया गया है, पूरा सेटअप एलईडी है इसका। रियर में देखोगे तो एलईडीज आपको ऑफर की गई है। इनफैक्ट इसके बेस वेरिएंट से एलईडी डीआरएल्स ऑफर किए गए हैं जो कोई भी जो है वो गाड़ी फिलहाल या कोई भी ओईएम नहीं दे रहा है। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जरूर आपको रियलाइज होगा कि होंडा एलिवेट के साथ में जुड़ा हुआ है। नो डाउट किया सेल्टॉस के अंदर भी जो है वो काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेजेंट नजर आएंगी। 16,70,000 रुपीज में इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पड़ता है, जबकि किया सेल्टॉस यहाँ पर आपको 18.5-19 के आसपास टच करती हुई नजर आती है। सो इज विद द क्रेटा। तो यहाँ पर वो फैक्टर जरूर नजर आता है कि 2-2.5 लाख रुपए ये सस्ती है, गिविंग लगभग सेम फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके अंदर मिसिंग भी है। बट आज जानते हैं आशीष से और भी इस गाड़ी के बारे में। अभी तक कितनी सर्विस होगी आशीष इसकी सबसे पहली सर्विस ही हुई है, जो आई गेस इनिशियल चेक्स जो होते हैं गाड़ी के वही हुआ है। मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी मैंने ये दशहरा वाले दिन निकलवाई थी गाड़ी, 24 अक्टूबर था, है ना। तो द वेरी नेक्स्ट डे मैं इसको नैनीताल लेके गया था जस्ट टू चेक कि मतलब गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज, एवरेज वाइज कैसा परफॉर्म करेगी। क्या मैं जैसे मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस देखी थी इस गाड़ी की, जैसे लोगों के फीडबैक सुने थे कि इतनी अच्छी गाड़ी है, क्या वो असलियत में रियलिटी में है वैसी कि नहीं है। माइलेज कैसा है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि डेली ड्रिबल गाड़ी है और ऑफिस वालों के लिए ज्यादातर माइलेज ही कंसिडरेबल होता है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माइलेज मैं उसे बहुत टाइम तक मैंने चलाया था। अब जब मैंने ये गाड़ी परचेज की द वेरी नेक्स्ट डे मैं इसे नैनीताल लेके गया, मैं बहुत ज्यादा शॉक था जब हाईवे पे मैंने जो आरपीएम रखा हुआ था, गाड़ी परचेज करते टाइम मेरे को बता दिया गया था कि जो आप आरपीएम रखोगे वो 2000 से 3000 के बीच में रखना है। ठीक है, तो मैंने उतना ही रखा। हाईवे पे इसने मेरे को 20.5 का माइलेज दिया, जो कि मेरे को पहले शॉकिंग था। मेरे को ये लगा कि जो एमआईडी है इसकी उसमें गलत तो नहीं दिखा रहा है, बट
जब मैंने टोटल ड्यूरेशन देखा, मैं यहाँ से नैनीताल गया, नैनीताल से वापस आया, मैंने सिटी में भी ड्राइव किया, टोटल जो इसका गाड़ी का एवरेज निकाला है 17, व्हिच इज वेरी गुड फॉर मी। सो और मेरे को कंफर्ट में बहुत अच्छी लगी है गाड़ी। तो देखो ये तो नैनीताल लेके चले गए हैं, तो नैनीताल में तो आपको पता है बहुत सारे ऊपर नीचे ढलान घाट सेक्शन है वो पूरा, तो कर्व्स हैं, ग्रूव्स हैं और कुछ पॉटहोल्स भी आए होंगे। पॉटहोल्स को लेके इस गाड़ी को कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट गेट्स सेगमेंट बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस। 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आप थार जैसी गाड़ियां, जिप्सी जो पुरानी जिप्सी आया करती थी उन जैसी गाड़ियों के अंदर दिखते थे, बट इसका अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल एंड ब्रेक ओवर एंगल ये तीनों ही गजब के हैं। तो वहां पर जरूर लगता है कि आप इनको उबड़ खाबड़ रस्तों के लिए भी एक्चुअली बनी है। हालांकि इसके अंदर सस्पेंशन वही रेगुलर सस्पेंशन है जो मैकफर्सन स्ट्रट है, टॉर्शन बीम है रियर में, तो वो रेगुलर सस्पेंशन ही है, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंसी वाले सस्पेंशन ही है, बट उनको इस तरीके से ट्यून किया गया है कि वो हाईवे स्टेबिलिटी भी बढ़िया से दे दे और आपको जो है वो पॉटहोल कवर्स यानी कि सिटी राइड भी जो है बेहतरीन दे। तो वहां पर मुझे लगता है, बाकी तो हम लोग इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर से ऑफर कर रही है वैसे वी वेरिएंट में। और तकरीबन 13.85 लाख रुपीस के करीब आपको ये पड़ी थी, है ना? और अभी तक कितने किलोमीटर आप चला चुके हो? अभी तक मैं इसको अराउंड पौने 2 महीने में 3000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। तो रनिंग तो आपकी डिसेंट है, मतलब अच्छी रनिंग है। हाँ, मतलब डेली बेसिस पे अगर मैं मान के चलूँ तो फिर भी 40-50 किलोमीटर चल जाती है हाँ। सिटी में। अच्छा, मारुति से जैसे आप अभी फिलहाल होंडा में आए, तो क्या अंतर महसूस कर पा रहे हो फिलहाल? सबसे पहला तो- ब्रांड वाइज भी एंड प्रोडक्ट वाइज भी, क्योंकि आपने स्विफ्ट चलाई है पहले। एग्जैक्टली तो सबसे पहला तो मैन्युफैक्चरिंग अगर देखी जाए मारुति और होंडा में मेरे को जमीन आसमान का फर्क दिखा, क्योंकि मेरे पास स्विफ्ट 2014 मॉडल था, 2014 मॉडल, वो उसका मटेरियल और इसके मटेरियल में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें बैठ के मेरे को एक लगता है कि हाँ, मैं सेफ सिक्योर्ड बैठा हूँ एक गाड़ी में, जो कि जिसमें मेरे को मेरी जान को इतना खतरा नहीं है। बाकी स्विफ्ट में ऐसा नहीं था, स्विफ्ट में क्योंकि एयरबैग्स नहीं थे उस मॉडल में, इसमें एयरबैग्स मिल रहे हैं जो कि मेरे को और ज़्यादा सेफ कर रहे हैं ड्राइव करने में। तो इस गाड़ी में फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई पैनल गैप नहीं है, जो कि स्विफ्ट के कंपैरिजन में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस गाड़ी में। और अगर मैं बात करूँ ओनरशिप की, तो होंडा में कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादातर मैटर करता है, तो मारुति सुजुकी में मुझे ये चीज़ लैक हुई बहुत ज़्यादा। ये भी एक रीजन है मैं होंडा की तरफ शिफ्ट हुआ। अच्छा, ये देखो आप ना इसका बोनेट बड़ा काफी स्ट्रेच देखोगे और ये ना आपको अंदर की विजिबिलिटी में काफी हेल्प करता है। तो यहाँ से तो ऐसा लगता है गाड़ी को यहाँ से एकदम चॉप कर दिया गया हो, ये मिलने वाली हो लेकिन उससे पहले ही चॉप कर दिया गया हो। लेकिन ये जो बोनेट काफी एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये आपको क्लस्ट्रोफोबिक जगह में, मार्केट प्लेसेस में जो है वो काफी मदद करने वाला है। उससे पहले कि हम अंदर चलें ड्राइव में, इसके थोड़ा सा लुक अराउंड कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये जो क्रोम की स्ट्रिप है, सिग्नेचर स्टाइल है होंडा की, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इस तरफ ये जो मिलती है सेम इज विद द अमेज एंड होंडा सिटी, वहां पर भी यही है। एंड जो डिसकंटिन्यूड होंडा सिविक थी, वहां पर भी आपको जो है वो ये वाली क्रोम पैटर्न जो है वो देखने को नजर आता था। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे सैटिन कलर में जो है वो दी गई है इसका स्कर्टिंग्स, वो सब फॉग लैंप यूनिट, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, वहां पर नहीं दिया गया है। साइड में आओ मेरे साथ। अच्छा, तो बेस्ट पार्ट इज ये कीलेस एंट्री के साथ में आती है, मिड वेरिएंट में भी बेस वेरिएंट में भी इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके छोटे वेरिएंट से भी, दैट इज वैल्यू फॉर मनी। वहां पर जो है वो आपको लगेगा कि यार कुछ तो अच्छा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ देखोगे रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, ओआरवीएम के अंदर टर्न इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हील कैप ऑफर की गई है एंड इट इज 215 सेक्शन का ही रखा गया है। इसको डी प्रोफाइल नहीं किया गया क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक जो है वो 215 रखा जाता है। आप 205 या 195 इसके छोटे वेरिएंट्स में देखते हो, वो जो टायर कॉम्प्रोमाइज है साइज में, वो नहीं किया गया है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पर भी देखोगे तो प्लास्टिक की क्लैडिंग है, आपको जरूरत नहीं है बाहर से लगाने की। एंड बॉडी कलर आपको जो है वो हैंडल बार मिल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको बताती है कि यार मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा खरीदा है जो वैल्यू फॉर मनी है। जितने मैंने इन्वेस्ट करे मार्केट में, इतने पैसे में और कंपनीज जो है वो सेम चीज नहीं दे पा रही है। पीछे से दिखाता हूं आपको, यहाँ पर भी अगर दोस्तों आप देखोगे तो डिफॉगर यूनिट है, इसके विंडशील्ड पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स दी गई हैं। डिफॉगर इज समथिंग जो प्रीमियम माना जाता है, उसको टॉप या टॉप से एक छोटे वेरिएंट तक जो है वो सीमित किया जाता है, लेकिन इस सेकंड वेरिएंट में ही आपको मिल रहा है। शार्क फिन एंटीना आपको जो है वो सेकंड वेरिएंट में ऑफर किया गया है। रिक्वेस्ट बटन से यहाँ पर बूट ओपन होती है। एलईडी टेल लैंप यूनिट्स हैं, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। तो ये चीजें जो है वो जस्टिफाई करती है कि एक्चुअली में ये वैल्यू फॉर मनी है। जो छोटी छोटी चीजें जो सेकंड वेरिएंट से यहाँ ऑफर कर दी गई हैं। आशीष, आप मुझे बताओ बूट से कितना सेटिस्फाइड हो, क्योंकि होंडा जो है वो मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी ज्यादा काम करती है, यानी कि अंदर जो है वो लोग ज्यादा फ्री फील कर पाए और मशीन जो है वो काफी कम रहे इंटीरियर्स में। कैसी है बूट इसकी? नो डाउट, जैसे विवेक अभी आपने बोला कि लोग फ्री अपने आप को कर पाए, स्पेशियस हो गाड़ी होंडा की, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि ये सबसे
अट्रैक्टिव मैं बोलूंगा ये चीज मुझे लगी थी। 458 लीटर्स का आई गेस ये इसका पीछे का बूट स्पेस है और बहुत ज्यादा स्पेशियस है। इसमें आराम से आपके आई गेस 4 मीडियम लगेज आ जाएंगे, सूटकेस जो होते हैं, और उसके बाद भी आपके पास थोड़ी सी जगह बाकी रहेगी। ये मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज से, क्योंकि अगर आपको कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो या फिर मेरे को कभी लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो तो मैं लगेज का मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा पीछे की तरफ, क्योंकि मैं पहले यूज कर रहा था स्विफ्ट, मेरे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था। इस चीज से मेरे को मुक्ति मिल गई है। स्विफ्ट एनीवे यहाँ अगर आप देखोगे छोटी सी लोडिंग लिप है तो सामान डालने में निकालने में आसानी भी रहती है। इट्स हाई टाइम कि हम चलें इसकी ड्राइव पे, कम विद मी। और गाइस तो ये है होंडा की वो कन्वेंशनल की फॉर्म जो काफी टाइम से होंडा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा डिजाइन के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए था और चेंज कर देना चाहिए अब ये, क्योंकि काफी टाइम से मैं 4-5 सालों से देख रहा हूँ। जब मैं होंडा में सर्व भी करता था तब भी यही की फॉर्म आया करती थी। एनीवे इसको रखते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर। वैसे आप देखो तो इसके अंदर ना की रिंग्स लटकी हुई है, तो आप अपनी पैसिव कीलेस एंट्री की फॉर्म में ये ना डालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वेट की वजह से ये ना एक दिन वियर आउट होने लग जाएगी या फिर यहाँ का क्रोम हटने लग जाएगा या XYZ, ये कुछ अननेसेसरी के स्क्रैचेस देंगे, तो अवॉइड कीजिए। यहाँ पे रखते हैं इसको और इंजन स्टार्ट ऑफ बटन से गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और आशीष को लेके चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे, पूछते हैं उनसे इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो इंजन आता है 1.5 लीटर का इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत टाइम से जो है वो होंडा इसको इस्तेमाल कर रही है और यही रीजन है कि इतने लॉन्ग टर्म में भी ये इंजन कभी धोखा नहीं दे रहा। ये होंडा सिटी में आता है, पहले मोबिलियो में आया करता था, BRV में के अंदर आया करता था एंड बहुत सारी गाड़ियों में हमने इसको जो है वो इंजन को देखा है। दिस इज द सेम इंजन, बट द वर्स्ट पार्ट इज होंडा ने यहाँ पर जो है वो केवल एक पेट्रोल इंजन को रखा, कोई भी डीजल इंजन जो है वो ऑफर नहीं किया, या इसके साथ में जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में क्योंकि आता है होंडा सिटी के अंदर, वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। मुझे लगता है कि वो एक शॉर्टफॉल जरूर रहा है होंडा की तरफ से, बट इस इंजन के आउटपुट्स मैं जानता हूं ये कितना मक्खन क्रीमी इंजन है और एकदम रिफाइंड स्मूथ, कोई भी जो है वो हार्शनेस आवाज कानों में नहीं आती है कि इंजन जो है वो अननेसेसरी की आवाज जो है वो अंदर तक फेंक रहा हो। और इसी इंजन के बारे में जरा बात करते हैं। आशीष को कैसा लगा, मुझे इनपुट्स दो। आशीष वैसे तो ये इंजन आपने मेरे साथ में होंडा सिटी में भी चलाया था पहले जब हम एक बार होंडा सिटी लेके आए थे, बताइए। इंजन की बात ऐसी है कि मैंने ये मैनुअल ली है, बट मेरे को फील काइंड ऑफ ऑटोमेटिक वाला देती है ये, क्योंकि मेरे को इतना गियर चेंज नहीं करना होता। मैंने बहुत बार ऐसा भी ट्राई किया कि थर्ड गियर पे मैंने उठाई है गाड़ी, जैसे पहले गियर पे उठती है, बहुत आराम से बहुत मक्खन की तरह उठती है। टर्न मैं लेता हूँ तो थर्ड गियर पे ले लेता हूँ, मेरे को गियर चेंज इतना नहीं करना पड़ता, तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। इंजन अगर जैसे हम अभी नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ अंदर तक आवाज़ नहीं आएगी। इसका जो क्लच है वो भी बहुत लाइट है, गियर जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो बहुत आसानी से हो जाता है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं इसे नैनीताल लेके गया था, मेरे को कंफर्ट फील हुआ, मेरे को कहीं भी गियर में हार्शनेस ऐसे फील नहीं हुई कि दिक्कत आ रही है। हाँ, सेकंड गियर में थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा फोर्स देना पड़ता है, जो कि आई गेस ये पहले बैच के एलिवेट की गाड़ी है तो सब में ही ये दिक्कत है। वो मुझे इनिशियल चेक में बताया था जब इसका सर्विस था। बाकी सारे गियर इसके सही है और आराम से लग जाते हैं। मैं इसे लंबे रूट पे भी लेके जाता हूँ इन-लॉज के यहाँ, या फिर 2-3 जगह और भी मैं लेके गया हूँ। हाईवे पे चलाने में बहुत ही मक्खन की तरह चलती है। ऑलराइट, तो ये तो कुछ इनपुट्स थे। देखो अभी फिलहाल जो MID पे माइलेज आ रहा है सिटी के अंदर और 13.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आ रहा है एंड आई एक्सपेक्ट कि इतना ही माइलेज जो है वो आपको यहाँ पर देगी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। होंडा सिटी के अंदर भी जो है वो 12-13 के करीब का जो माइलेज है। आप अमेज खरीदोगे उसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन है, वो भी आपको 13, 14, 14.5, 15 तक जो है वो आपको महसूस कराएगी। बट क्योंकि ये बड़ा इंजन है, ज्यादा पावरफुल है, 121 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, आई बिलीव 145 न्यूटन मीटर के करीब जो है उसका टॉर्क है, तो उस लिहाज से ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी जस्टिफाइबल भी मुझे लगती है। अगर यही हाइब्रिड होता तो इसका माइलेज जो है वो 20 किलोमीटर पर लीटर प्रैक्टिकल रियल लाइफ माइलेज जो है वो यहाँ पर जाता, और ऑब्वियसली वो जो है वो यहाँ पर होंडा ने कंसर्न नहीं रखा, उसको नहीं यहाँ पर पुट अप किया। चलिए दोस्तों अब जरा बात करते हैं इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि हमने मैकेनिकल्स के बारे में तो लगभग बात कर ली। अब एक मैकेनिकल पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको मैंने फील किया है, दैट इज द सस्पेंशन सेटअप। मैकफर्सन स्ट्रट टॉर्शन बीम काफी कमाल का सस्पेंशन है, मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी भी खड्डेदार सड़कों से उतारो, आपके पास में ट्रेवल जो है वो सस्पेंशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्मूथ है ये, और साथ ही पॉटहोल्स के कवर करने के लिए आपके पास में ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो किसी भी तरीके के स्पीड ब्रेकर पे ये तो नहीं रुकने वाली है। सस्पेंशन को लेके आप क्या कहते हो आशीष, मुझे ये बताओ कुछ मेरे थॉट्स। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ विवेक की बात से, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का अच्छा खासा है। जैसे मैं हाईवे पे भी चलाता हूँ स्पीड में और छोटे मोटे कंकड़ आते हैं, वो तो ये ऐसे इग्नोर करता है कि पता भी नहीं चलता है, बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी। सिटी में जो छोटे मोटे पॉटहोल्स आते हैं, इवन बड़े भी जो पॉटहोल्स आए हैं उसमें भी मैंने बहुत ही फ्रीली गाड़ी चलाई है। सस्पेंशन पे नो डाउट, और होंडा ने सस्पेंशन में बहुत अच्छा काम किया है।
और गाइस अब जरा कंफर्ट कन्वीनियंस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये मैंने गाड़ी तकरीबन 150-200 किलोमीटर चलाई है, क्योंकि ये आशीष की और हमारी फैमिली की गाड़ी है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसके ड्राइव इवेंट पर भी थे, तो मुझे ना इस इंजन का मिड रेंज काफी पसंद आया। मिड रेंज इन द सेंस जब आपके आरपीएम होते हैं 3000-4000 के आसपास, और आप जो है वो गाड़ी को तकरीबन स्पीड लिमिट जो है वो आप समझ सकते हो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के करीब की होती है, तब जो मिड रेंज जो है वो एक्टिवेट होता है। इसका जो मिड रेंज है किसी भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से, चाहे वो 1.5 पेट्रोल कैरेटा में आने वाला या सेल्टॉस के अंदर आने वाला हो, या कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो सेगमेंट में आता है, उससे ये एनी डे बेहतर है। मतलब एकदम ऐसा लगता है ज्यादा एनर्जेटिक हो गया हो और भी ज्यादा रेव करने का जो है वो मन करता हो, जिसको हम कहते हैं आईवी टेक किक इन भी जो है वो करता है। तो मिड रेंज जब ये 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रॉस करता है, तब ये बनता है एक सुपर हिट इंजन, और तब ये बनता है एनर्जेटिक इंजन। आपको बोलेगा यार और स्ट्रेच करो मुझे, और मुझे 100, 120, 130 तक लेके जाओ। हाँ, उसके बाद ये थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, जो कि किसी भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए एक नॉर्मल सी बात है। तो 130-40 के आसपास ये थोड़ा डाउन होने लग जाता है। जो पावर टॉर्क कर्व है वो ऐसे जाके नीचे लीनियर आने लग जाते हैं। तो ये तो हो गई मेरी इस मामले में। मैं पूछना चाहता हूँ हेडलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कमेंट्स हैं आशीष के, क्योंकि इसके अंदर एलईडी बीम आती है, लो एंड हाई दोनों के लिए प्रोजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतरीन है इस सेगमेंट में, और बेस वेरिएंट से ऑफर होते हैं। इसी रीजन की वजह से इसके मिड वेरिएंट में भी यही आता है। तो आशीष, इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजी या नाइट ड्राइव रिव्यू को लेके आपको क्या कहना है, और फोकस कितना करती है? मोस्टली जो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ वो शाम के टाइम ड्राइव करता हूँ। जैसे कि अभी विंटर्स है तो अराउंड 6 बजे के आसपास अंधेरा स्टार्ट होने लग जाता है। अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पे हूँ, अगर मैंने इसका फुल बीम ऑन कर दिया तो मेरे पास पूरा व्यू है हाईवे का या फिर उस रोड का जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे को कुछ भी इशू नहीं होता आगे का पाथ देखने में। मैं स्पीड पे अगर गाड़ी चला रहा हूँ ईजिली मेरे को सारा चीज़ दिख रहा है। इसके हेडलाइट ऐसी है, जो फुल बीम ऐसा है कि मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ ड्राइव करने में। यूजली क्या होता है कि हेडलाइट अगर वीक होते हैं या फिर एलईडी सही से काम नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, गाड़ी भी आप धीरे चलाने लगते हो। बट मेरे साथ ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है। ऑलराइट आशीष, अब कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कमियां जो है वो गाड़ी के अंदर क्या क्या रह गई हैं। देखो, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ बैठते ही, वो एक तो ये है कि इसके पास में ना कोई भी डेड पेडल नहीं है इस वाले वेरिएंट में। तो वो डेड पेडल जरूर एक इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, वहां पर मुझे लगता है। और दूसरी चीज, जब आपने बाहर जो है वो आपको ने एलईडीज दी हैं, सारी इल्यूमिनेशन एलईडीज दी हैं, तो अंदर हेलोजन बल्ब क्यों दिए हैं, या ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। क्योंकि हेलोजन मेरे ख्याल में 10 से 15 रुपए का जो है वो हेलोजन का एक पेयर आ जाता है, नॉट पेयर, एक सिंगल यूनिट आ जाती है 15-20 रुपए आप मार्केट में देखोगे तो। और एलईडीज ऑन द अदर हैंड बैरली 30-40 रुपए के करीब। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है वो कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही है। तो वो जरूर जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर एलईडीज दोनों तरफ ही ऑफर करने चाहिए थे। एंड आशीष से पूछते हैं, आशीष और क्या क्या ड्रॉबैक है यहाँ पे जो आप महसूस कर पाते हो? हाँ, तो इसमें मुझे मेजरली 2 ड्रॉबैक लगे। मैंने फर्स्ट इनिशियल जो सर्विसिंग होती है, इनिशियल चेक, उसमें भी दिखाया था। सबसे पहली चीज़ ये थी कि सेकंड गियर, मेनली जब भी मैं सेकंड गियर लगाऊंगा, आउट ऑफ 100 70% तो ऐसा होता है कि मेरे को थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा अटकता है इसका सेकंड गियर। इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद इस क्लच सही से नहीं प्रेस कर रहा हूँ, माइट भी उस वजह से मेरे को गियर लगाने में दिक्कत हो रही है। बट होंडा वालों ने खुद ही क्लेम किया कि इसके सेकंड गियर में ही ये दिक्कत है और किसी गियर में ये दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसके ये विंडो है, आगे का ड्राइवर सीट वाला विंडो, अगर आप थोड़ा सा भी खोल के चलाओगे तो वो घड़ की आवाज़ आती है, और थोड़ा और ज़्यादा खोलोगे तो ज़्यादा आएगी। ड्राइवर सीट पे मुझे ज़्यादा फील हुई, को ड्राइवर सीट पे या पैसेंजर सीट पे मुझे इतनी फील नहीं हुई है। मैंने ये भी चीज़ चेक करवाई थी, उसने मेरे सामने ही खोल के दिखाया था, नट एंड बोल्ट इसके बिल्कुल टाइट थे। आई गेस ये हम एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं। ये 2 चीज़ है जो मेरे को डेली बेसिस पे मुझे फील होती है। ये तो ड्रॉबैक्स आपके तरफ से हैं। मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स जो है वो इसके अंदर निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये ग्रेट पैकेज लगता है। जो ड्रॉबैक्स हैं वो फीचर अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं ज़रूर बोल सकता हूँ। या तो आप ड्राइव ट्रेन देखो इसकी, तो ड्राइव ट्रेन में 4x2 आता है इस सेगमेंट में, और गाड़ियाँ हैं, बस केवल एक ही गाड़ी है जो 4x4 में आती है, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में आती है, जिसका नाम ग्रैंड विटारा है, या आप टोयोटा हाईराइडर देखो। तो उस चीज़ को लेकर मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि सेगमेंट में कॉम्पिटिशन एंड नेसेसिटी दोनों ही चीज़ जो है वो नहीं है यहाँ पर। आप इसको जो है वो अर्बन एसयूवी इसीलिए कहते हैं कि आपको सिटी में चलना है, और कहाँ ही आपके पास में सिटी में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के लिए जो है वो जगह है। तो यही रीजन है कि ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर के अंदर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो है वो सबसे कम सेल आउट होता है, और इसमें नेसेसिटी भी नहीं है। तो वो तो छोड़ ही दीजिए। पावर ट्रेन के ऊपर मुझे लगता है कि डीजल नहीं तो एक पेट्रोल के साथ में हाइब्रिड सेटअप आना चाहिए था, या एक आप सीएनजी सेटअप, अभी तक हालांकि होंडा ने कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सीएनजी के साथ में, तो वो सेटअप
मतलब उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंडा स्टार्ट कर सकती है, सो दैट आने वाले टाइम में जरूर वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके। होंडा का ये बोलना है कि वो 4 से 5 साल लमसम इतने साल जो है वो लगा सकते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी के ऊपर बेस्ड हो गया, यानी कि एलिवेट इलेक्ट्रिक में भी आप यहाँ पर देख पाओगे, वो उनका कहना है। तो बाकी फीचर्स के मामले में और क्या क्या चीजें नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन नहीं है इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, साथ ही आपको यहाँ पर जो है वो नहीं मिलता है किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, उसके साथ में आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है यहाँ पर। तो वो तमाम चीजें हैं जहाँ पर अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो होंडा एलिवेट के अंदर चीजें सुधारी जा सकती हैं, अपग्रेड किया जा सकता है। हाँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो प्राइसेस हैं वो काफी जेन्युइन है विद रिस्पेक्ट टू द फीचर्स इट इज ऑफर्ड, लेकिन वो लोग जिनको ये फीचर चाहिए है ना, वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी है। तो वो जनरली किया सेल्टॉस के साथ में जो ये हाईली अपग्रेडेड है फिलहाल इस टाइम पे, वो उसके साथ में जो है वो कंपेयर करते हैं, प्राइसेस जनरली जो है किया सेल्टॉस की ज्यादा जाती है इससे एनी डे। वो फीचर रिच भी है, इंजन ऑप्शंस भी उसके ऊपर बहुत सारे हैं, ट्रांसमिशन ऑप्शन भी उसके साथ में बहुत सारे, वैसे तो उसका सीवीटी भी काफी अच्छा है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड सीवीटी है इसका। तो फिलहाल रैप अप करते हैं, आज बहुत अच्छा था एक सेशन जो हमने आशीष के साथ में किया। आई थिंक आशीष का जो ओनरशिप है इसके साथ में काफी बरकरार रहा है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले, until next time, bye bye, take care, keep loving car, bike, whatever you are having, drive safe guys।